नहीं, माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी। बजट सत्र के दूसरे ही दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सपा सांसद अखिलेश यादव पर क्यों गुस्सा गए? बजट भाषण के बीच में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष की तरफ देखकर कौन सा इशारा किया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जब बजट पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो क्या कहते हुए निकल गए? और क्या बजट शुरू होने से ठीक पहले ही विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा का वॉकआउट कर दिया था? मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में क्या सब घोषणाएं हुई और लोकसभा के बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को हिंदू विरोधी क्यों बताया? ये सब आपको आज की संसद रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आपको करना यह है कि आखिर तक बने रहिए। 1 फरवरी 2025 संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट को आज लोकसभा में पेश किया, लेकिन बजट पेश करने से पहले आज सुबह वो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची। गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी उन पर फब रही थी। यह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था। दरअसल 2 महीने पहले वित्त मंत्री क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मधुबनी आई थी, तब दुलारी देवी ने उन्हें यह साड़ी भेंट की थी और कहा था कि दुलारी देवी ने उनसे कहा था कि साड़ी को आप जब बजट पेश करेंगी तब पहनिएगा, तो लिहाजा आज वित्त मंत्री ने वो साड़ी पहनी। राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाया, ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा में जाने से पहले माएँ अपने बच्चों को खिलाती हैं। दही चीनी खाने के बाद वित्त मंत्री सीधा लोकसभा पहुंची। लोकसभा स्पीकर आए तो सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी सपा सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुए भगदड़ पर चर्चा की मांग की। माहौल गर्मा गया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोर्चा संभाला। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। थोड़ थम हुआ तो बजट भाषण फिर से शुरू हुआ। कैमरा पूरे हाउस पर गया तो दिखा कि कुछ विपक्षी सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कैमरा फिर से फुल हाउस हुआ तो दिखा कि विपक्षी सांसद भी बैठ करके आराम से बजट सुन रहे हैं। 1 घंटा 17 मिनट लंबे अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक नजर इन सभी घोषणाओं पर डाल लेते हैं। The world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains during the first 5 years
These will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. बीमा क्षेत्र को लेकर किए गए ऐलान में वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें एफडीआई को 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है, लिहाजा ये दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी। Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एलईडी एलसीडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दिया गया है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम कम होंगे, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, इसमें सरकार ज्यादा निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नए इनकम टैक्स कानून में धाराएं और शब्दों को कम किया जाएगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि नागरिक चाहते हैं कि शासन व्यवस्था अच्छी हो, राष्ट्र के निर्माण में संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के विकास के लिए कदम उठा रही है। हमने ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि देश आगे बढ़ रहा है और लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म भी उसी में से एक है। ये घोषणा वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान की। वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन में सुधार किया जाएगा। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। इसके अलावा अपडेटेड आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन को टैक्स में दुगनी छूट दी जाएगी। ये सारी घोषणाएं आज के बजट भाषण में हुई हैं। और लंबे समय से राहत की उम्मीद में बैठे देश के मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में राहत देने वाली घोषणा की। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा, और जब उन्होंने ये कहा तो हाउस में मतलब लोकसभा में कैसी प्रतिक्रिया हुई। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसी घोषणा के साथ बजट भाषण पूरा हुआ। कहने का मतलब एकदम हाई पॉइंट पर लाकर के बजट भाषण को खत्म किया गया। भाषण खत्म होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लिहाजा लोकसभा स्थगित हो गई तो बाहर निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट भाषण के बाद देश को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने इस बजट को जनता की जेब भरने वाला बताया।
बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। लेकिन विपक्ष को इस बजट में कुछ भी खास नहीं लगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब बजट पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बिना कुछ कहे मीडिया से दूरी बनाना ही उचित समझा। So what you have to say about the budget, sir? Not नहीं बोल रहे, मना करेंगे नो नो कमेंट। जाओ 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 खोज रहे हैं, बोल ही नहीं, पैदल कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, 4000 किलोमीटर चल रही है, थोड़ा और चलो। वहीं सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के सामने जब मीडिया पहुंचा और बजट पर उनसे उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस भगदड़ के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बजट पर तो वो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन महाकुंभ में हुए भगदड़ पर वो खूब बरसे। स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहिए, वहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर स्नान करने गए, भारत के होम मिनिस्टर स्नान करने गए, आज सुनने में आ रहे उपराष्ट्रपति स्नान लेंगे, वहां पर देश के सब एम्बेसडर वहां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति स्नान करने गए। और याद कीजिए आप, जिस समय बुलाया जा रहा था, निमंत्रण दिया जा रहा था, कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज्यादा जाने हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के किया 2 बार। क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें। मैं अभी भी कह रहा हूं, 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। क्यों नहीं देते बजट के लिए। सेना के हवाले किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा से जब मीडिया ने बजट पर उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि इस बजट में शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुरानी है, लेकिन उसकी रैपिंग जो बहुत चमकीला है वो नई है। थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था, गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब नई बोतल। ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया गया। लोकसभा की कार्यवाही और लोकसभा के बाहर बजट पर प्रतिक्रिया के बाद अब थोड़ा राज्यसभा का रुख करते हैं। राज्यसभा में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर के शोक संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राज्यसभा के अंदर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो बाहर निकले और उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी। देखिए, बजट तो अपनी जगह है,
उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए नहीं तैयार है, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है, इस सरकार लिस्ट जारी करने को नहीं तैयार है। ये मुद्दा मैंने अभी सदन में उठाया। तो कुल मिलाकर के आज संसद में बजट ही बजट रहा। किसी को बजट बहुत पसंद आया, मतलब सत्ता पक्ष को बजट पसंद आया, वहीं विपक्ष को बजट ज्यादा पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने बजट को कैसे लिया? आपके हिसाब से देश का बजट कैसा है? कमेंट करके बताइए। और दोबारा आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी सोमवार को संसद रिपोर्ट में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।